आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी सेशन से जुड़ जाएंगे। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और फिर स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। उमा पवारी, अनुपमा, शीतल, सुनीता टी, दीपिश, बदमाश छोरा, पिंकी मौर्य, महेश, प्रीति यादव, आदर्श यादव, मुकेश कुमार, बहुत शानदार, मिथिला। देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रमुख भाषा विकार, है ना। तो टॉपिक भी बहुत अच्छा है और सरल है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें केवल इनके शब्दों को समझना है और विकार आपको यहीं समझ में आ जाएंगे। कुछ मुझे नहीं लग रहा आज की क्लास ज़्यादा बड़ी आपकी जाने वाली है, पर घंटा भर तो आपकी आराम से जाएगी। तो आराम से, इत्मीनान से और मज़े मज़े में क्लास को पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं की भगी नहीं है, कहीं की जल्दी नहीं है, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, जो नहीं आया है ना, जो नहीं आया वो भी समय से जुड़ जाए। धर्मेंद्र प्रजापति और प्रिंसेस नायक, बहुत शानदार। चलिएगा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लें। ये रहा भाषा विकार। प्रमुख भाषा विकारों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले और सबसे कॉमन अगर भाषा विकार की बात करें तो आपका कौन सा आता है, तो कहेंगे भाई आपका डिस्लेक्सिया आता है। तो पहले करेंगे भाषा विकार, हेडिंग डाल लेते हैं। और भाषा विकार में जिसको कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं कि बच्चे को पढ़ने में जहां दिक्कत होती है। तो सबसे पहला आपका है डिस्लेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया जानकारी तो आपको है खैर सबके बारे में, पर क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। डिस्लेक्सिया किसको कहते हैं भाई, जिसमें पढ़ने में दिक्कत हो, बच्चे को रीडिंग ना करनी आती हो, है ना। तो वो रीडिंग ना कर पा रहा हो ठीक से, यानी कि अक्षरों को उल्टा सीधा देख पा रहा हो। जैसे भाई आपका पी लिखा है, पी को वो बी पढ़ जाए, या बी को वो डी पढ़े, पी को क्यू पढ़ ले। इस तरह से बच्चे को क्या है, शब्दों के हेर फेर में दिक्कत होती है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको पठन वैकल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर जगह ये डिस्लेक्सिया के नाम से आएगा, कहीं कहीं आपको हिंदी में ये पठन वैकल्य के नाम से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिस्लेक्सिया का समझा। तो डिस्लेक्सिया जो है सबसे आम अधिगम समस्या है। अगर कहें ज्यादातर बच्चों में आपको डिस्लेक्सिया मिल जाती है। बच्चों के जो प्रारंभिक काल होता है ना भाई, बच्चा क्या है भाषा को सीख रहा है अब धीरे धीरे, तो आरंभिक अवस्था में सामान्यतः सभी बच्चों में ये आपकी अधिगम अक्षमता पाई जाती है। तो कहें डिस्लेक्सिया सबसे आम अधिगम अक्षमता है। डिस्लेक्सिया सबसे आम अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्या से संबंधित है। अधिगम अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी, ठीक है। अक्षमता है जो पढ़ने की समस्या से संबंधित है, जो पढ़ना यानी कि रीडिंग, है ना, की समस्या से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, तो कह देंगे उसको डिस्लेक्सिया कह देते हैं। अब डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि तारे जमीन पर जो बच्चा है उसे डिस्लेक्सिया है। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाते हैं। अब जो क्या है आपका लक्षण, इसके लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानोगे किसी बच्चे में किसको डिस्लेक्सिया की बीमारी है ना। तो इसके लक्षणों के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका लक्षण, इन्हें सटीक और प्रवाहपूर्ण पढ़ने में समस्या होती है। भाई बच्चा क्या है, प्रवाहपूर्ण का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत तीव्र स्वर में पढ़ रहा है, प्रवाहपूर्ण का मतलब है कि बिल्कुल उचित तरीके से वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। तो कहेंगे इन्हें सटीक और प्रवाहपूर्ण पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है। और प्रवाहपूर्ण पढ़ने में समस्या होती है। ये इन लक्षणों से भी कई बार आपका सीधा प्रश्न बन जाता है कि ये कौन सी पठन वैकल्य का लक्ष्य, सॉरी कौन सी अक्षमता का आपका लक्षण है ना। इससे पीड़ित बच्चा कैसा करता है, वो धीरे धीरे पढ़ता है। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि सभी भाषा कौशल कैसे हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं कि भाई आप अगर ढंग से सुन पाओगे, सबसे आधारभूत कौशल कौन सा है आपका, श्रवण कौशल है। अगर आप सुन पाओगे अच्छे से तो ही आप पढ़ भी पाओगे, लिख पाओगे। अगर आपका श्रवण कौशल कमजोर है तो सभी कौशल कमजोर है। इसी तरह से जो डिसेबिलिटीज हैं ये हमें हमारे अन्य कौशलों को भी प्रभावित कर रही है। अगर आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, आप अशुद्ध पढ़ रहे हो, तो आप अशुद्ध लिखोगे, है ना। तो इससे क्या है, आपका लेखन कौशल भी प्रभावित होता ही होता है तो पठन वैकल्य, लेकिन इससे आपका लेखन कौशल भी प्रभावित होगा। जब आप गलत पढ़ोगे तो गलत लिखोगे, तो इसलिए ये लेखन को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग विमलेश कविश। बहुत तो बच्चा अक्सर धीरे धीरे पढ़ता है और लिखता है, बच्चा अक्सर धीरे धीरे पढ़ता व लिखता है, धीरे धीरे पढ़ता व लिखता है तथा अक्षरों की बनावट में क्या कर देता है, वो हेर फेर कर देता है।
तथा अक्षरों की बनावट में हेरफेर कर देता है। बनावट में हेरफेर या कहते उलट कर देता है, कर देता है। और हेरफेर कैसे करेगा कि भाई जो समान आकार वाले अक्षर हैं, अक्सर उसमें क्या है, भ्रमित हो जाता है। ठीक है, जो समान आकार वाले अक्षर हैं उसमें भी बच्चा कैसे हो जाता है, भ्रमित होने लग जाता है। इसमें किस भाई पी को क्या पढ़ रहा है, पी और क्यू दोनों ऐसे हैं, समान आकार हैं, तो इसको देखने में उसको समस्या होगी, है ना। डी या फिर बी, है ना, इनको पहचानने में बच्चे को क्या है, समस्या होती है, वो इनको उलट देता है। ठीक है, तो इस तरह से इन समान आकार वाले अक्षरों को पहचानने में बच्चे को क्या होती है, समस्या होती है। अब ये नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा आपका क्या है, लिखेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इसको हम कहेंगे। और ये कैसा विकार है, हिंदी में बोले तो ये लेखन विकार है, या लेखन वैकल्य कह दो या फिर विकार कह दो, एक ही बात है। ठीक है, वैकल्य कह दो या फिर विकार कह दो, और उसका नाम क्या है, डिसग्राफिया। अब आप देख रहे हो ग्राफ करना, ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें अपने पेन का, कॉपी का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि लेखन से संबंधित है। तो जहां लिखने में बच्चे को समस्या आती है वो डिसग्राफिया है। और कई बार प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पठन विकार, निम्न में से पठन विकार क्या आपके लेखन कौशल को प्रभावित करता है, तो वो भी आपको सटीक लगाना है, बिल्कुल करेगा। क्योंकि अगर आपका पठन वैकल्य खराब है, मतलब पठन कौशल खराब है, तो लेखन अपने आप ही बेकार जाना ही जाना है। तो अगर आपको डिसलेक्सिया है तो संभवतः वह आपको उस बच्चे में क्या है, डिसग्राफिया भी आपको पाया जाएगा। ठीक है, तो डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चे को अपने आप अक्षर निर्माण और आकृतियां बनाने में क्या है, समस्या होती है। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चे को अपने आप लिखने या आकृति निर्माण करने में, लिखने या आकृति निर्माण करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो क्या है भाई, आपका डिसग्राफिया है। तो अब हम डिसग्राफिया के लक्षणों की बात करते हैं। ठीक है भाई, नमस्ते नमस्ते सभी। लक्षण कि बच्चे को भाई पहली बात तो लिखने में ही कठिनाई होगी, है ना, अक्षर बनाने में या लिखने में कठिनाई होती है। तो इसका सबसे पहला लक्षण क्या है, तो कहेंगे लिखने में कठिनाई होती है। लिखने में या कह दो अक्षर बनाने में, अक्षरों की बनावट में समस्या होती है, समस्या होती है। दूसरा लिखेंगे अक्षरों और शब्दों के बीच अंतर रखने में समस्या होती है। चलो माना कोई बच्चा लिख पा रहा है, लेकिन अब क्या है, वो उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है। अगर किसी की समान आकृति है तो कहेंगे अक्षरों और शब्दों की बनावट में, है ना, अंतर करने में क्या है, उसको समस्या होती है। तो अक्षरों और शब्दों के बीच अंतर रखने में कठिनाई, अक्षरों और शब्दों के बीच अंतर रखने में कठिनाई होती है। बताओ जी, आप में तो है नहीं किसी में ये वाली बीमारी, ये बता दो। अंतर रखने में अगर हो ये बीमारी तो इसका निराकरण तुरंत कर लेना। बीमारी तो एक है, कौन सी, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं। क्यों है जी, अब कहोगे मैम हम तो ठीक पढ़ते हैं। ठीक तो पढ़ते हो, लेकिन फिर भी क्या है, ये जो आपकी क्या है, डिसलेक्सिया, ये बता दिया भाई पठन विकार है। जो लिखा हुआ उसको उल्टा पढ़ते हो, है ना। जैसे प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, और हम उल्टा पढ़ लेते हैं असत्य है, या कौन सा सत्य नहीं है, हम पढ़ लेते हैं सत्य है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है भाई डिसलेक्सिया, है ना। हम अपने पढ़ने पे गौर नहीं दे पा रहे हैं, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ोगे तो हम क्या है, उत्तर भी सही लगा देंगे। तो इस डिसलेक्सिया की जो बीमारी है इससे बचना है, और अपने जो प्रश्न है उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तब कैलकुलिया तीसरे नंबर पर, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, है ना, नाम से ही क्या है, बीमारी का अंदाजा लगने लग जाता है। कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाव, है ना। तो इसको हम गणन वैकल्य कह देते हैं। क्या, गणन वैकल्य हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया।
समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कैसा है? गणना से संबंधित विकार है या एक गणितीय विकार है कुल मिला के। ठीक है, तो कहेंगे यह एक गणितीय विकार है। बजट वाला पेट तो एवे है, कोई वारंटी नहीं एवे। एक गणितीय विकार है ना। अगर इसके लक्षण की बात करें, इसके भाई लक्षण क्या हो सकते हैं कि बच्चे को क्या है भाई, जोड़ घटा आदि जो गणित की संक्रियाएं हैं उनको करने में दिक्कत होगी, कि बच्चे को जोड़ या घटा आदि गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्या का सामना करना पड़ता है ना। संक्रियाओं को करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। बस इतना ही इसका लक्षण है, इसमें और कुछ ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है भाई। सिंपल सी बात है, गणित का विकार है तो जोड़ घटा जो भी गणित की संक्रियाएं हैं, गुणा भाग A to Z जो भी है उसमें बच्चे को दिक्कत होने वाली है, यानी कि कैलकुलेशन गणन में दिक्कत होगी बच्चे को। तो बच्चे को जोड़ घटा आदि जो भी गणित की संक्रियाएं हैं इनको करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह क्या है, वह हमारा डिस्कैलकुलिया कहलाता है। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट आपका कौन सा विकार है? का अफेजिया। ये भी बहुत बढ़िया वाला है ना, मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया वाला है, ऐसे नहीं कि ये हो जाना चाहिए। अफेजिया ये आपका परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो हमने कितने कर लिए? 3। अब है आपका चौथा विकार, अफेसिया कह लो या फिर अफेजिया, है ना। दोनों ही नाम इसी के हैं, अफेजिया आ जाए या फिर अफेसिया। ठीक है, अफेजिया या फिर अफेसिया इसी को कहते हैं, या फिर इसको डिस्फेसिया भी कह देते हैं। अफेसिया या फिर डिस्फेसिया लिख देती हूँ, है ना, डिस्फेजिया या डिस्फेसिया फेसिया। ठीक है, ये इसी का नाम है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको वाचाघात कहते हैं, वाचाघात कहते हैं, या फिर इसको वाक विकार भी कह सकते हैं, वाक विकार भी कह सकते हैं, या संप्रेषण विकार भी इसको कह सकते हैं। भाई वाच यानी कि वाणी में जब आघात हो जाता है, वाक यानी कि वाणी के संबंधित जो विकार है उसको वाचाघात कहेंगे। इसको अफेसिया या डिस्फेसिया भी हम कह देते हैं। और ये कब होता है? जब ये जन्मजात नहीं होता है ना। वैसे ज्यादातर जो बीमारियां होती है ना अगर बच्चे में, तो वो आनुवांशिक मानी जाती है कि कुछ आनुवांशिक उसके माता पिता में समस्या रही होगी तो बच्चे को दिक्कत होती है। लेकिन ये जो अफेसिया है ये कोई जन्मजात या आनुवांशिक नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे के इन फ्यूचर हो सकता है रोड एक्सीडेंट हो गया हो, तो सिर में कोई चोट लगी हो, वो छत से गिर गया हो, तो उससे क्या है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क वाला, जिससे क्या है हमारी वाणी नियंत्रित होती है, वो प्रभावित हो जाता है। तो हमें क्या है, बोलने में दिक्कत होती है ना। तो बोलने में यहाँ पर दिक्कत की हमें सामना करना पड़ता है। तो ये आपका क्या है, अफेसिया कहलाता है। ठीक है, तो कहेंगे अफेसिया एक दिमागी विकार है। कैसा है? तो एक दिमागी विकार है, क्योंकि जब दिमाग को चोट लगेगी तो भाई आदमी उल जुलूल बोलेगा ही कि नहीं बोलेगा। तो अफेसिया एक दिमागी विकार है, एक भाषा का विकार, इसे भाषा विकार भी कहा जा सकता है। अफेसिया एक दिमागी विकार है, इसे भाषा का विकार भी कहा जा सकता है, भाषा का विकार भी कहा जा सकता है। जो किसको प्रभावित करता है? हमारे कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण को प्रभावित करता है ना। जो व्यक्ति के संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कह सकते हैं को प्रभावित करता है। इंसान क्या है, दूसरे से बातचीत करने में हिचकिचाता है ना। वो बात नहीं कर पाता, वो मतलब जो बोलना चाहता है ना, वो उसको वो बोलने के लिए शब्द नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जैसे भाई मुझे आपको बात समझानी है और मैं अपने आप तो जानती हूँ मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, है ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ उसके लिए शब्द नहीं मिल पा रहे, मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ। तो एक ऐसे भाषाई विकार है, जब मेरे को शब्द ही नहीं मिलेंगे तो संप्रेषण में दिक्कत आएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये क्या अफेजिया है, यहाँ बच्चे को कह लो या व्यक्ति को संप्रेषण में दिक्कत होती है। वो सभी आपके बिल्कुल मतलब जो कॉमनली इन्हीं से प्रश्न आपका बन जाता है। अब 2 एक बीमारी और बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगी, वहीं आपका मामला बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। एक है डिस्फेमिया। डिस्फेमिया किसको कहते हैं? हाँ,
डिस्फेमिया। अब डिस्फेमिया को हिंदी में कहेंगे हकलाना। क्या कहेंगे? हकलाना। अब हकलाना तो तुम जानते ही हो, कोई हकला जावे तो उसकी जो तुम ऐसी तैसी मार के गिर दो, हकला इधर हुआ है। ये तो क्या कहते हैं, एक आदत बनी हुई है हमारी। तो हकलाना की, जिसको शब्दों को, एक शब्द को ही आदमी क्या है कई बार हकलाते हुए बोलता है ना, डिस्फेमिया इस तरह से, है ना, हकलाना। तो ये आप जानते हैं, ये कई बार क्या होता है कि बचपन में बच्चे को हो जाता है, और कई बार क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो ये समस्या अपने आप क्या है कम होती चली जाती है आपकी, डिस्फेमिया जो है, हकलाना जो है। तो हकलाना एक संचार विकार है जो बोलने के प्रवाह को बाधित करता है ना, कि आदमी क्या है एक प्रवाहपूर्ण तरीके से नहीं बोल पाता है, वो रुक रुक कर बोलता जाता है ना। तो कहेंगे डिस्फेमिया या कहते हैं हकलाना क्या है, एक संचार विकार है। संचार का मतलब क्या है? परस्पर संप्रेषण करना। तो हकलाना एक संचार विकार है, एक संचार विकार है जो बोलने के प्रवाह को बाधित करता है। बोलने के प्रवाह को बाधित करता है। क्या है भाई आपका? हकलाना है, हकलाना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक शब्द को कई बार बच्चा दोहराता है, एक शब्द को कई बार या 2 बार 3 बार जितना भी है वो कहेंगे। तो एक जो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर भाषण के प्रवाह को बाधित करता है ना, इस शब्द को बार बार रिपीटेडली, है ना, तो बार बार दोहरा कर बोलने के प्रवाह को बाधित करता है, दोहरा कर भाषण कह लो या बोलने, तो भाषण के प्रवाह को बाधित करता है। क्या है भाई आपका? वो है हकलाना। जल्दी लिख लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, है ना, आ जाए। निम्न में से कौन सा अधिगम विकार किसी की व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? बताइएगा जल्दी। ये वाली बात मैंने आपको बताई है, देखते हैं कितना सही बताते हो। ओके, अंग्रेज चाचा इधर को आ जाओ अब। हाँ, सूक्ष्म कौशल का विकास नहीं होता है, ठीक है तन्वी। आज टाइम कम है मैम। नहीं, टाइम कम क्यों होता? सी ऑप्शन बहुत बढ़िया, है ना। उभार होता है। उभार कैसे? कि बिंदुओं का, जैसे भाई ये हमने ए लिखा है ना, तो ये क्या है, उभार के साथ ही जो अंधे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, वो क्या है, उन पर हाथ फेर कर बनावट को अपने आप महसूस करते हैं, है ना। तो बिंदु और रेखाओं को वो क्या समझेंगे? उभार को ही तो वो महसूस करेंगे, तो अपनी उंगलियों से क्या है, उनके उभार को वो महसूस करके फिर अक्षरों के निर्माण को, बनावट को वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, चलेगा। किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। कैसे अक्षम बच्चे हैं जिनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? संकेत भाषा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि संकेत भाषा किसके लिए प्रयोग होती है। भाई ये भी एक भाषा है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सबसे जो प्रारंभिक भाषा होती है वो आपकी सांकेतिक भाषा होती है, कि जन्म से बच्चा क्या है एकदम वो बोलना शुरू थोड़ी करता है, वो संकेतों में बातचीत करता है, वो इशारों में बातचीत करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब उसका विकास होता चला जाता है तो उसके वो बोलना भी शुरू करेगा। लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो अक्सर क्या है भाई, आपके जो श्रवण बधिर, है ना, जो गूंगे और बहरे जिनको कह देते हैं ना, तो बधिर समुदाय के जो बच्चे हैं, बधिर का मतलब होता है बहरा, है ना। बधिर समुदाय, कई बार आपका क्या है परीक्षा में ये शब्द आता है कि बधिर समुदाय के लिए क्या है, हम संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। और अक्सर देखा जाता है जो सुन नहीं पाते हैं वो बोलने में भी उनको दिक्कत होती है ना, क्योंकि जब तुम्हारा श्रवण कौशल, आधारभूत कौशल ही श्रवण कौशल है, यही विकसित नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, है ना। आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है। हम अनुकरण से सीखते हैं, अपने बड़े लोगों को, माता पिता को सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं। जब वो बेचारा सुन ही नहीं पा रहा है तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ आपका जाएगा ए ऑप्शन, कि जो आपके श्रवण अक्षम बच्चे हैं वो, उनके लिए हम संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसको हम बधिर समुदाय के अंतर्गत ले जाते हैं, क्योंकि जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ किस पर? ए ऑप्शन पर हम पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डिस्लेक्सिया। निम्न में से किससे संबंधित है? लेखन विकार है, पठन विकार है, ग्राफीय व्याख्या संबंधी विकार है, कि मानसिक विकार है? बताइएगा। डिस्लेक्सिया निम्न में से किससे संबंधित है? बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, बहुत शानदार। डिसलेक्सिया किस पर जाएंगे? केवल और केवल पठन विकार पर जाएंगे, और कहीं नहीं जाना है। चलिएगा नेक्स्ट आपका, कि प्रियंका पठन वैकल्य से पीड़ित है, तो वह निम्न में से कौन सा लक्षण दिखाएगी? बताइएगा। ध्यान का अभाव विकार, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता, या संवेदी क्षमताओं का अभाव? बताइएगा।
सारी चिंतन की बात मैंने कहाँ से तुम्हें बता दी भाई। पठन वैकल्य है, पठन वैकल्य यानी कि जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं, जो अभी पीछे हमने पढ़ा, डिस्लेक्सिया को हिंदी में हम पठन वैकल्य कहते हैं, और वो पठन वैकल्य से पीड़ित है। तो ये चिंतन कहाँ से आ गया? वो भाई डिस्लेक्सिया का मतलब है कि वो धारा प्रवाह पढ़ने में, प्रवाहपूर्ण पढ़ने में उसको क्या है, असमर्थता होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ केवल और केवल सी पर जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम, मानकीकृत आकलन, व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, लचीला पाठ्यक्रम। चलिएगा, वाच वैकल्य किसको कहा जाता है, पहले तो इसका नाम बताओ और फिर इधर इसका उत्तर देते चले जाओ। जल्दी, प्रश्न नंबर 8, निरुपमा यादव, पाठ्यक्रम। अच्छा, प्रश्न समझोगे? आ जाओ, अभी तुम्हारे दिमाग को लचीला बनाती हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल, जो तुम्हें प्रश्न को समझना आ जाए। देखो, विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्य, वाच वैकल्य किसको कहते हैं? जिसको वाचाघात मैंने आपको पढ़ाया। वाच का मतलब वाक यानी कि वाणी का वैकल्य, जिसको अफेसिया कहा जाता है, ठीक है, अफेसिया कहा जाता है। उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? मतलब कि उसके वाक वैकल्य को अगर हम स्वीकार करते हुए या उसको दूर करने के लिए हम कुछ क्रियाएं करवा सकते हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको नहीं करवाएंगे, है ना, जिसको नहीं करवाना चाहिए, कहने का मतलब है। इन्होंने कहा किसे वर्जित करना चाहिए, वर्जित का मतलब है त्याग कर देना चाहिए, किस क्रिया का? भाई बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम। बहुसंवेदी का मतलब है कि आप विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से क्या है उसको शिक्षा शास्त्रीय उपागम, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो हम क्या है उसे विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से शिक्षण करवाना चाहेंगे कि वो बोल नहीं पा रहा है तो इस तरीके से चीज को समझ पाए और कह पाए, है ना। और व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, उसके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकते हैं, यानी कि पर्सनली उसको हम क्या है, Only 6 days. जो सामान्य बच्चे हैं और जो असामान्य बच्चे हैं उनके हिसाब से मानकीकृत एक मानदंड निर्धारित कर दिया, इस सीमा के बाहर जो है वो पास है और इस सीमा के बाहर सभी फेल हैं। तो ये सीमा हर किसी के लिए समान नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बी पर जाएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न है कि जिन्हें वाच वैकल्य है उनके सफल समावेशन के लिए किसे वर्जित करना चाहिए? तो जो आपका स्टैंडर्डाइज आकलन है, मानकीकृत आकलन है, उसको हम इसके अंतर्गत नहीं काउंट करेंगे, है ना। सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनका ध्यान रखते हुए हम क्या है आकलन करेंगे। चलिएगा, एक बच्चा जो डॉग को गॉड या बैट को टैब के रूप में पढ़ता है वह किस प्रकार की अक्षमता से ग्रसित है? बताइएगा। डॉग को गॉड पढ़ रहा है, ओ माय गॉड, है, और बैट को टैब पढ़ रहा है। भाई बैट को तो टैब पढ़ा जा सकता है, डॉग को गॉड भी पढ़ा जा सकता है। अब ये बता दो तुमने क्या पढ़ा? अभी जैसे पिछले वाले प्रश्न को तुमने पढ़ा और मैं समझ गई तुम्हें तो डिस्लेक्सिया है, भाई उसमें वर्जित था, लेकिन वर्जित को तुमने क्या पढ़ लिया कि इसमें तो सही जवाब पूछा है ना। तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित नहीं होना है, इस डिस्लेक्सिया में सुधार करिएगा। और इसकी दवाई है, दवाई क्या है, मेरी खुराक रोज आपको लेनी है 2 घंटे की जो मिलती है, तो उस खुराक को रोज शामिल करिए और शामिल करने के बाद उस खुराक का रिवीजन भी जरूरी है ना। सुबह तो लेते ही लेते एक बार शाम को भी वो खुराक आपको लेनी पड़ेगी। तब गॉड पढ़ रहा है, बैट को टैब पढ़ रहा है, तो ये तो क्या है वर्णों के शब्दों के हेरफेर में दिक्कत हो रही है, उनके पहचानने में जो समान वर्ण है उनको पढ़ने में क्या है दिक्कत होती है। तो ये आपका डिस्लेक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो दवाई को भूलना नहीं है, दूध के साथ लेना है, पानी के साथ नहीं, दूध के साथ लेनी है दवाई, ठीक। भाषा समझ से संबद्ध विकार, और उसमें थोड़े से 2-4 बादाम और गिर लेना तो वो दवाई बहुत ही लजीज हो जाएगी तुम्हारे लिए। भाषा समझ से संबद्ध विकार है चालाघात, पठन वैकल्य, वाक संबद्ध रोग की वाचाघात। वही है वाचाघात, संप्रेषण संबंधी विकार है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है ना। और यही आपकी कक्षा भी आज की समाप्त हो जाती है। हो गई थोड़ी सी फटाक से, जल्दबाजी